हेलो बच्चों, कैसे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज से संबंधित कुछ चीज़ें। देखिए, इससे पिछला वीडियो हमने आपको उपलब्ध कराया था जिसमें हमने आपको चतुर्भुज के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, चतुर्भुज के प्रकार बताए थे, चतुर्भुज के गुण बताए थे। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे ये जो चतुर्भुज से संबंधित एक्सरसाइज 10A है, आज हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, ये जो 10A है, ये इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं। ये जो किताब में दी हुई एक्सरसाइज 10A है, उसका पहला प्रश्न ये है कि निम्नांकित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को बताइए। देखिए, इसमें सत्य और असत्य बताने ये 8 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, ये हमको बताना है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न जो दिया हुआ है वो लिखा है चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। ये सही है कि गलत है? देखिए, कोई भी चतुर्भुज आप इस तरह का बना लीजिए, इसमें एक ये विकर्ण होगा, एक ये विकर्ण होगा, चाहे जैसा टेढ़ा मेढ़ा आप बनाइए तो उसमें सदैव 2 विकर्ण होते हैं। इसका मतलब ये कथन हमारा सत्य लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे इसमें ये कथन सत्य है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरा कह रहा है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव समान होती हैं। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, वो हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है। देखिए, चतुर्भुज हम लोग बहुत तरह के बनाते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी एक चतुर्भुज हो गया। तो ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी है, तो ऐसा भी बन सकता है। तो चतुर्भुज की चारों भुजाएं सदैव बराबर होती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ केस में बराबर भी होती हैं, लेकिन हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सदैव समान होती हैं। चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती हैं, तो ये भी कथन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये भुजा देखो छोटी है, ये बड़ी है, ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं है। कुछ केसेस में होता है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन हमेशा बराबर होना जरूरी नहीं है। तो ये भी कथन हमारा असत्य हो गया, इसमें भी लिख देंगे असत्य। फिर देखिए कह रहा है वर्ग वह सब चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। देखिए, वर्ग की आकृति कैसी होती है? वर्ग को हम बना सकते हैं आसानी से। चलिए बना के देख लेते हैं। देखिए, वर्ग कैसा होता है? वर्ग हमको पता है कि इस प्रकार का होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। ये वर्ग होता है, जैसा कैरम बोर्ड होता है उस तरह का। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है? वर्ग वह सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये बात सही है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और जिसके चारों कोण समकोण होते हैं और चारों कोण भी समकोण होते हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है, हम लिख देंगे कि ये कथन सत्य है। फिर देखिए क्या कह रहा है, आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण हैं। आयत कैसा होता है? देखिए, आयत इस तरह की आकृति होती है और इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं। यह भी बात सही है। तो इसका मतलब आयत वह समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने के सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, उसी को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं। तो ये बात सत्य है, हम इसमें लिख देंगे सत्य। फिर देखिए छठा नंबर, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये भी बात सही है। ये जो चतुर्भुज होता है, इसके चारों अंतःकोण जो अंदर अंदर के कोण होते हैं, उन सभी को अगर जो आप जोड़ लीजिए तो सारे कोण 360 अंश का होता है। तो ये भी बात सत्य है, हमने लिख दिया सत्य। फिर देखिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना के देखते हैं। देखिए, जगह कम है इसलिए यहीं पे बनाए दे रहे हैं। जो समांतर चतुर्भुज होता है वो प्रायः इस तरह का हम लोग बनाते हैं, ऐसे। तो इसमें एक विकर्ण ये हो गया, दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो क्या दोनों बराबर हैं? तो हम देख रहे हैं कि विकर्ण दोनों बराबर नहीं हैं। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते हैं, तो ये कथन गलत लिखा हुआ है, हम लिख देंगे असत्य। ये कथन असत्य है। फिर देखिए कह रहा है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को बीचों बीच में काटते, इस तरह से काटते हैं कि ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, अर्थात बिल्कुल बीचों बीच में एक दूसरे को काटते हैं। तो ये चतुर्भुज जो है हमने बनाया है, ये तो चलो ठीक है,
बन गया। लेकिन कुछ चतुर्भुज ऐसे भी होते हैं जिनके विकर्ण एक दूसरे को जरूरी नहीं है कि बराबर काटें। जैसे एक ऐसे बनाया हमने और ये ऐसे बना दिया, तो यहाँ पे देखिए ये हिस्सा छोटा रह गया, ये हिस्सा बड़ा रह गया। तो एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ये हमेशा होना जरूरी नहीं है। कुछ केस में करते हैं लेकिन हमेशा नहीं करते। तो चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ये कथन हमेशा सत्य नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे असत्य। इस तरह से पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये जो प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, ये लिखा है निम्नांकित चतुर्भुजों के आधार पर क्रमानुसार उनकी भुजाओं, शीर्षों, कोणों और विकर्णों के नाम बताओ। तो इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। इसमें भुजाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पर ये हल लिख लेते हैं। इसमें जो भुजाएं हैं वो DG है, और कौन सी भुजाएं हैं, GF है, और FE है, FE और DE, ये सब इसकी क्या हैं, भुजाएं हैं। भुजाएं बतानी है, शीर्ष बताने हैं। इसमें शीर्ष कौन कौन से हैं, इसमें शीर्ष हैं DGFE, शीर्ष मतलब कोने, DGFE ये शीर्ष हो गए। ठीक है, कोण बताने, इसमें कोण कौन कौन से हैं, ये कोण, ये वाले जो कोण बन रहे हैं ये इसमें ये सारे कोण हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे इस चतुर्भुज के कोण कौन कौन से हैं। हम लिख देंगे कोण कौन कौन से हैं। देखिए कोण G बन रहा है, कोण G, और कोण GFE या केवल F लिख सकते हैं, कोण F। जो शीर्ष होंगे वही समझ लीजिए चतुर्भुज के कोण होंगे। ठीक है, तो GFE या केवल F लिख दिया हमने, कोण F, और ये कोण E बन रहा है, और ये कोण D बन रहा है यहाँ पर। इस तरह से भुजाएं, शीर्ष, कोण और विकर्ण भी बताने हैं। ठीक है, तो इसमें जो चित्र में जो है एक विकर्ण बना हुआ है, ये वाला DF, ये वाला विकर्ण है, इसलिए हम लिख देंगे विकर्ण क्या है, DF। इस तरह से ये पहला प्रश्न, फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। ये जो सेकंड वाला है, इसमें हमको सबसे पहले बताना है कि इस चतुर्भुज की भुजाएं कौन कौन सी हैं। तो हम लिख देंगे कि इसकी भुजाएं, वाला जो चतुर्भुज है इसकी भुजाएं, पहली बात तो ये वाली भुजा हो गई, एक XY भुजाएं है, XY। दूसरी भुजा है YV यहाँ तक, और तीसरी है UV, U से लेकर के V तक। कोई भी अक्षर पहले और बाद लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, और फिर XU या UX कुछ लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भुजा है XU। अब देखिए भुजाएं के बाद हमें शीर्ष बताने हैं। शीर्ष इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें जो शीर्ष है वो ये X है, ये वाला X है, Y है, V है और U है। तो हम लिख देंगे X, Y, V और U, ये इतने शीर्ष हुए। इसमें 4 शीर्ष होते हैं, चारों शीर्ष हमने लिख दिए। अब देखिए कोण बताने हैं, तो कोण X हुआ, और ये कोण Y, ये कोण V और ये कोण U। तो कोण इसमें कौन कौन से हैं, कोण है कोण X और कोण Y, ऐसे लिख दिया हमने, कोण Y और कोण V और कोण U। ठीक है, अच्छा फिर हमें बताने हैं विकर्ण। विकर्ण देखिए, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण बना हुआ है। इसमें जो विकर्ण बना हुआ है वो है XV, विकर्ण है XV, और ये भी बना हुआ है इसमें UY। ठीक है, इस प्रकार से सेकंड वाला कंप्लीट हो गया। सेकंड के बाद हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। चलिए जगह कम है इसलिए यहाँ पे मिटा दिया हमने, आप लोग लिख लीजिएगा देख के। इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया है। इसमें भुजाएं कौन कौन से दी हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया भुजाएं। भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली भुजा है TS, और दूसरी भुजा SR है, तीसरी भुजा QR है, ये वाली QR है, चौथी भुजा TQ है। ये सब लोग जानते हो आप लोग, लेकिन प्रश्न दिया हुआ है तो चलिए इसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, भुजाएं बतानी, फिर शीर्ष बताने। शीर्ष इसमें कौन कौन से हैं, शीर्ष बहुत आसान है, ये वाले जितने भी कोने हैं ये सभी शीर्ष हैं। T है, S है, R है और Q है, ये इतने शीर्ष हो गए। ठीक है, फिर हमें कोण बताने हैं। कोण कौन 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 से हैं, देखो कोण देखो कौन कौन से हैं। तो ये कोण T, S, R और Q, ये कोण बन गए। कोण T, कोण S, कोण R और कोण Q, ये कोण हो गए। और विकर्ण भी हमें बताने हैं। तो विकर्ण क्या होगा,
देखिए विकर्ण इसमें एक ही ये बना हुआ है तो टी आर लिख देंगे, ठीक है। हालांकि ये भी विकर्ण बना हुआ नहीं है, लेकिन ये विकर्ण होगा, लेकिन हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जब इसमें बना नहीं है तो छोड़ो, रहने दो। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये जो प्रश्न नंबर 3 है, ये कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण 75, 95, 110 है, चौथे कोण का मान ज्ञात करो। देखिए इसमें मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज ऐसे दिया हुआ है, एक कोण 75 अंश का दिया हुआ है, दूसरा 95 अंश का दिया हुआ है, तीसरा 110 अंश का दिया है, चौथा कोण हमें मान निकालना है, मान लिया x अंश का, ए बी और इसको चलिए c लिख दिया, इसको d लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है। तो हम लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा 360 अंश होता है। तो कोण ए का मान इसमें हमने माना है 95, कोण बी माना है 110 और कोण सी माना है x अंश और कोण डी माना है 75 अंश। सब मिलके होना चाहिए 360 अंश। अब देखिए x को छोड़ करके इन तीनों को जोड़ दीजिए, 5, 5, 10 का 0, ऐसे लगा 1, 8 और 1 9 और 9, 18 का 8, ऐसे लगा 1, तो ये 280 अंश प्लस x अंश बराबर हुआ 360 अंश। तो x अंश कितना हो गया 360 अंश माइनस 280 अंश, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 80 अंश। तो ये जो चौथा कोण है ये होगा 80 अंश। ये हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4। ये जो प्रश्न नंबर 4 है, ये कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के 2 कोण 60 अंश तथा 120 अंश हैं तथा शेष 2 कोण समान है तो उनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया हुआ है, देखिए कोई भी चतुर्भुज हम कैसा भी बना लेते हैं, चलिए ऐसे बना लेते हैं। एक कोण दिया है 60 अंश का और दूसरा कोण दिया है 120 अंश का। ये कह रहा है कि बाकी जो 2 कोण है वो एक जैसे हैं, मान लिया x अंश के हैं, ये भी x अंश का है, ठीक है। तो हमने माना ये a b c और d ये चतुर्भुज है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये प्रश्न नंबर 4 है। तो हमने लिखा कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c प्लस कोण d, ये सब मिलके होना चाहिए 360 अंश का, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण ए की जगह पर हमने लिख दिया 120 अंश, कोण बी की जगह पर लिख दिया हमने 60 अंश, कोण सी की जगह पर हमने लिख दिया x अंश और कोण डी की जगह पर भी x अंश बराबर 360 अंश। तो 120 अंश और 60 अंश जोड़ दीजिए तो ये हो गया 180 अंश, और x अंश जोड़ दीजिए 2x बराबर 360 अंश। तो 180 अंश को उधर घटा दीजिए तो 2x बराबर 360 अंश माइनस 180 अंश, तो 2x अंश बराबर यह आ गया 360 में से 180 घटा दीजिए तो 180 अंश बचा, ठीक है। तो x अंश बराबर 180 बटे 2, 2 से काट दीजिए, x बराबर आ गया, x अंश या x बराबर आ गया कितना आ जाएगा देखिए 90 अंश, ठीक है। तो ये x जो एंगल आया वो 90 अंश का आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। देखिए इसके बाद ये जो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ ये कह रहा है निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियाँ खींचिए। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट कह रहा है कि एक आकृति खींचिए जो समलंब हो। तो आप इसको पटरी प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं या रफ चित्र जैसा बनाया जाता है उस तरह से भी बना सकते हैं। इसमें कोई नाप नहीं दी है, इसलिए पटरी प्रकार से खींचने की जरूरत नहीं। ऐसे ही एक समलंब बना दीजिए। समलंब कैसा होता है, 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, बाकी 2 का समांतर होना आवश्यक नहीं है। तो इस तरह की ये जो आकृति है ये एक दूसरे के ये भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए ये जो आकृति हमने बनाई ये हो गई एक समलंब, ठीक है। दूसरी आकृति हमको बनानी है, किताब में कह रहा है कि उत्तल चतुर्भुज बनाइए। क्या बनाना है, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल मतलब उभरा हुआ चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके कोने कोई भी कोना जो है 180 अंश से बड़ा ना हो, तो ये उत्तल चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी ये एक हमने उत्तल चतुर्भुज बना दिया। फिर देखिए तीसरी चीज़ कह रहा है अवतल चतुर्भुज बनाइए, तो इसको मिटा देते हैं, फिर अवतल चतुर्भुज हम बना दे रहे हैं। देखिए अवतल चतुर्भुज हमने आपको शुरू में जो पिछले वीडियो में समझाया था उसमें एक आकृति भी दी हुई थी अवतल चतुर्भुज वाली। हमको 3rd नंबर बनाना है अवतल चतुर्भुज। ये जो अवतल चतुर्भुज होता है ये कैसा होता है, ये बना के बस केवल बता देना है। तो इस प्रकार की जो आकृति जो गड्ढा नुमा होती है, यहाँ पे गड्ढा जैसा ये बन जाता है।
तो इसको हम कहते हैं अवतल चतुर्भुज। लेकिन कोण हम इधर से नहीं नापेंगे, कोण हम अंदर अंदर नापते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये एंगल 180 अंश से बड़ा है। देखिए ए बी सी और डी, तो इस प्रकार का जो चतुर्भुज होगा इसको हम अवतल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, और ये जो बनानी है वो है पतंग, पतंग काइट, काइट KITE काइट। देखिए जो पतंग की आकृति होती है उसमें होता क्या है, एक ये विकर्ण सीधा सीधा एक लाइन बना दी जाती है, और जो दूसरी लाइन बनाई जाती है वो कहीं से भी इसके ऐसे बना दी जाती है, इस तरह से 90 अंश का कोण बनाती हुई ऐसे। ठीक है, और ये साइड बराबर होनी चाहिए, इन दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो फिर जब हम इसको मिला देंगे ऐसे, तो ये जो आकृति बनेगी ये पतंग कहलाती है। इस प्रकार से पतंग की आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इसको हल कर लिया है। ठीक है, बहुत जल्दी हम आपको अभ्यास 10B उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।